नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका पेपर 5 अप्रैल 2023 को है, उसके बारे में जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ हम उस लास्ट ईयर के पेपर को भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर में। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है स्वीकृति किसे कहते हैं और यह कौन कर सकता है। इसका उत्तर है जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है इस प्रस्तावना या प्रस्ताव के संबंध में अपनी अनुमति, सहमति संज्ञात करता है या संसूचित करता है, तब यह कहा जाता है कि प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई या प्रस्तावना स्वीकार हुई। जब प्रस्ताव प्रतिगृहीत या स्वीकृत हो जाता है तो उसे वैध संविदा का निर्माण होता है। स्वीकृति या प्रतिग्रहण की परिभाषा संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2B अर्थात 2 ख में दी गई है, जिसके अनुसार जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति या सहमति संज्ञात करता है, संसूचित करता है, तो कहा जाता है कि प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई। इस प्रकार प्रस्तावना के प्रति अनुमति या सहमति व्यक्त करना ही प्रस्तावना का प्रतिग्रहण है। जैसे आ अपने मकान को 40,000 रुपये में विक्रय करने की प्रस्तावना बा से करता है। बा उस मकान को 40,000 रुपये में क्रय करने की अनुमति देता है। यहाँ बा के द्वारा प्रस्तावना प्रतिगृहीत हुई। तो प्रस्तावना क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई ऑफ़र दिया जाता है और उस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे स्वीकृति कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जो 2019 के पेपर में आया था कि संविदा से आप क्या समझते हैं, संविदा कितने प्रकार की होती हैं, इसे समझाइए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा हैं। संविदा किसे कहते हैं? वे करार, वे एग्रीमेंट जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्थात उनको आप कानून के द्वारा लागू करवा सकते हैं, उन्हें संविदा कहते हैं। अर्थात संविदा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार हैं। संविदा में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य कुछ करने के अधिकार या इनके द्वारा कुछ ना करने के दायित्व का सृजन होता है। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। तो संविदा को विधि द्वारा लागू कराने के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक हैं? एक नंबर है कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। दूसरा है पक्षकार करार करने के लिए सक्षम होने चाहिए। और तीसरा है पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो, अर्थात फ्री कंसेंट हो। आप जोर जबरदस्ती करके नहीं करवा सकते। इसके बाद चौथा बिंदु है कि करार का विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। 5वां, करार के लिए वैध प्रतिफल हो तथा करार विधि द्वारा शून्य घोषित ना हो। तो ये 6 प्रमुख तत्व हैं संविदा के लिए। कि स्वतंत्र सहमति की क्या परिभाषा है, ये हमारा अगला प्रश्न है। फ्री कंसेंट क्या है? भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सभी करार संविदा हैं यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मान्य संविदा में सम्मति ही नहीं बल्कि स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। धारा 14 में यह परिभाषित किया गया है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। इसके अनुसार ऐसी सम्मति ही स्वतंत्र सम्मति कहा जाता है जिसमें सम्मति बिना उत्पीड़न के, बिना असमयक असर के, बिना कपट के, बिना मिथ्या व्यपदेशन के और बिना भूल के कराई जाती है। अर्थात उत्पीड़न, असमयक असर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन एवं भूल के बिना कराई गई सम्मति स्वतंत्र सम्मति होती है, फ्री कंसेंट होती है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा अथवा अवरोध के कार्य करता है, अपनी सम्मति देता है, तब उसे स्वतंत्र सम्मति कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है
उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसमें प्रतिफल अवैधानिक हो जाता है। धारा 23 के अनुसार किसी करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है, सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध या वह ऐसी प्रकृति का हो कि यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा या उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति, अंतर्वलित या विवक्षित हो अथवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य अवैध रहता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि निम्नलिखित दशाओं में की गई संविदा अवैध होती है यदि किसी संविदा का उद्देश्य व प्रतिफल अनैतिक, लोक नीति के विरुद्ध या विधि द्वारा निषिद्ध या ऐसी प्रकृति का है कि यदि लागू किया जाए तो विधि के प्रावधानों को निष्फल कर देगा या किसी के शरीर व संपत्ति को क्षति पहुंचाता हो या कपटपूर्ण है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जिन परिस्थितियों में करार शून्य होता है उनका उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट बिकम वॉइड, अर्थात शून्य करार के बारे में पूछा गया है। इसका उत्तर है, एक अनुबंध शून्य है अर्थात एक करार शून्य है जब वह अनुचित रूप से एक तरफा या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, इसका विषय अवैध है, निभाना असंभव है, यह एक पक्ष के कार्यों जैसे काम करने का अधिकार को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है। बाध्यकारी अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए पार्टियों में से एक कानूनी रूप से सक्षम नहीं है। यदि कोई स्थायी रूप से अक्षम है और अनुबंध में प्रवेश करते समय अनुबंध या उसके प्रभावों को समझने में अक्षम माना जाता है तो उस समझौते को शून्य घोषित किया जा सकता है। यदि व्यक्ति नाबालिग है लेकिन उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति है तो अनुबंध लागू करने योग्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां एक समझौता किए जाने के बाद कानून में बदलाव होता है लेकिन अनुबंध पूरे होने से पहले अनुबंध को शून्य माना जा सकता है यदि सहमत एक गतिविधियां पर अवैध हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाजी के करार एवं समाश्रित संविदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंक्शन बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका उत्तर है कि वाजी की संविदा और समाश्रित संविदा में क्या अंतर है। देखिए, पहला अंतर है कि वाजी की संविदा में दोनों पक्षकार विपरीत मन से किसी घटना के घटित होने पर या घटित ना होने पर हारने या जीतने के लिए सहमत होते हैं। वहीं समाश्रित संविदा क्या है? समाश्रित संविदा में दोनों पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि संविदा का पालन एक अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर कराया जाए। बाजी की संविदा में और समाश्रित संविदा में दूसरा अंतर है कि बाजी की हर संविदा में पक्षकारों का हारने या जीतने के अतिरिक्त घटना के घटित होने या ना होने में कोई हित या स्वार्थ नहीं रहता, जबकि समाश्रित संविदा में संविदा की विषय वस्तु की सुरक्षा में पक्षकार का हित या स्वार्थ रहता है, जैसे बीमे की संविदा जीवन बीमा छोड़कर। तीसरा अंतर है, बाजी की संविदा शून्य होती है, इसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, जबकि समाश्रित संविदा एक वैध संविदा है परंतु यहाँ संविदा का पालन एक समपार्श्विक घटना के घटित होने या ना होने पर आश्रित रहता है। चौथा अंतर है, बाजी की संविदा में वचन पारस्परिक म्यूचुअल होता है, जबकि समाश्रित संविदा में वचन एक पक्षकार द्वारा ही दिया जाता है। पांचवा अंतर है, बाजी की संविदा में एक पक्षकार को हानि होती है तथा दूसरे पक्षकार को लाभ होता है।
समाश्रित संविदा चूँकि एक पक्षीय होती है अतः हार जीत का प्रश्न नहीं होता। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संविदा के उन्मोचन के बारे में बताइए। डिस्कस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात एक संविदा को किन किन तरीकों से उन्मोचित किया जा सकता है, किन किन तरीकों से डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसका उत्तर है, मान्य संविदा होने के बाद पक्षकार पर प्रतिज्ञाओं के पालन का नंबर आता है। प्रतिज्ञा पालन के बिना पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होते। प्रतिज्ञा पालन दायित्व से उन्मुक्ति का एक तरीका है। अन्य तरीके भी हैं जिनमें पक्षकार अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाते हैं तथा संविदा का उन्मोचन हो जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा उन्मोचन के निम्न तरीके हैं। पहला है संविदा के पालन द्वारा, दूसरा है संविदा भंग द्वारा, तीसरा संविदा पालन असंभव होने से, चौथा करार द्वारा, पांचवा अभित्याग द्वारा, छठवां अभिसंविदा अथवा संतुष्टि द्वारा, सातवां शून्यकरणीय संविदाओं के विखंडन से, आठवां संविदा पालन के लिए सुविधा देने से प्रतिज्ञा गृहीता के असफल हो जाने से, और नवां विधि परिवर्तन से। तो 9 तरीकों से संविदा का उन्मोचन किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वधारिता प्रसंविदा भंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इसका उत्तर है, पूर्वकालिक संविदा भंग में वचनदाता संविदा पालन का समय आने से पूर्व ही अपने संविदात्मक दायित्व पूरा करने से इनकार कर देता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को संविदा का पालन करना होता है जिस समय पर, वह उससे पहले ही उस संविदा को पालन करने से मना कर देता है। ऐसी स्थिति में निर्दोष पक्षकार चाहे तो संविदा पालन की तिथि तक इंतजार कर सकता है या तुरंत ही संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है। संविदा पालन के समय संविदा भंग तब होती है जब एक पक्षकार संविदा पालन की तिथि पर संविदा पालन करने में या तो असफल रहता है या संविदा पालन से इनकार कर देता है। इस स्थिति में जिस पक्षकार को संविदा भंग से क्षति होती है वह क्षतिपूर्ति हेतु मुकदमा कर सकता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संविदा के विशिष्ट अनुपालन से आपका क्या तात्पर्य है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा के विशिष्ट अनुपालन से तात्पर्य संविदा में स्वीकृत शर्तों का यथावत पालन करना होता है। फ्राई कहते हैं कि संविदा का विशिष्ट पालन उनके अनुबंधों तथा शर्तों के अनुसार वास्तविक निष्पादन है तथा संविदा का निष्पादन न करने के लिए क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर उसके विपरीत होता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 10 उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। पहली परिस्थिति है कि जहां क्षतिपूर्ति का निर्धारण ना हो पाए, दूसरा जहां आर्थिक क्षतिपूर्ति या प्रतिकर पर्याप्त उपचार ना हो, तथा तीसरा है जहां आर्थिक प्रतिकर वसूल ना किया जा सके। अगला और अंतिम प्रश्न है, समादेशात्मक व्यादेश से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मैंडेटरी इंजंक्शन? आज्ञापक व्यादेश में न्यायालय किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए आदेश देता है। यह एक ऐसा व्यादेश है जो यह अपेक्षा करता है कि जो कुछ अपकृत्य किया जा चुका है उसे समाप्त कर यथास्थिति में लाया जाए तथा भविष्य में उसे करने से रोका जाए। धारा 39 के अनुसार जबकि किसी बाध्यता के भंग के निवारण के लिए कतिपय ऐसे कार्यों का जिनका प्रवर्तन कराने को न्यायालय असमर्थ है, पालन विवश कराना आवश्यक है। यह न्यायालय परिवादित भंग को निवारित करने और अपेक्षित कार्यों का पालन को विवश करने के लिए भी स्वविवेक अनुदत्त कर सकेगा। आज्ञापक व्यादेश के आवश्यक तत्व हैं। पहला है वादी के प्रति
प्रतिवादी पर विधिक दायित्व या आभार। दूसरा, विधिक दायित्वों या आभार का भंग किया जाना। तीसरा, अतिलंघन या भंग रोकने के कार्यों का निर्धारण। और चौथा है न्यायालय की अक्षमता। पाँचवां, आर्थिक प्रतिकर की अपर्याप्तता। छठवां, न्यायालय का विशेषाधिकार। अब हम लोग इसको एक प्रमुख दृष्टांत समझते हैं। जैसे महावीर बनाम श्रीमती दयावती AIR 1970 इलाहाबाद के मामले में प्रतिवादी ने ऐसे छज्जे का निर्माण किया जो कि वादी की भूमि पर जाता है। यहाँ आज्ञापक आदेश जारी किया जा सकता है क्योंकि यह किसी अन्य के भूमि पर जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा भी आदेश दिया गया जो मैंडेटरी था, जिसका पालन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों के जो शॉर्ट आंसर थे इम्पॉर्टेंट वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग लास्ट ईयर का जो पेपर था उसको देख लेते हैं कि लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो शॉर्ट तो इसके हम लोगों ने कवर ही कर लिए। इसके बाद हम लोग लॉन्ग देखते हैं। तो लॉन्ग में जो सेक्शन B है आपका, उसमें पहला प्रश्न था कि भारतीय संविदा अधिनियम का इतिहास संक्षेप में बताइए, इसके क्षेत्र का भी वर्णन कीजिए। इसके बाद दूसरा था स्वीकृति का संसूचित किया जाना आवश्यक है, टिप्पणी कीजिए और यदि कोई अपवाद है तो वर्णन कीजिए। चौथा है भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रतिफल को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है, समझाइए। प्रतिफल के आवश्यक तत्व भी दीजिए। पांचवा है अवयस्क के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लेख करिए। इसके बाद सेक्शन C में लॉन्ग है 6वां नंबर, किसी व्यक्ति के विवाह का अवरोधार्थ करार शून्य है, क्या इस नियम के कुछ अपवाद हैं, व्याख्या करिए। 7वां है कल्प संविदा को भली प्रकार परिभाषित कीजिए, ये संविदाओं से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद 8वां है वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें संविदा के विशिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन कराया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां और अंतिम, अस्थायी व्यादेश क्या होते हैं और यह कब प्रदान किए जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हम लोगों का लास्ट ईयर का पेपर। अगर यह आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस पेपर को PDF में ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।